मेरे पति परदेस में रहा करते थे, इसलिए मुझे काम के लिए एक ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो भरोसेमंद होती। ऐसे ही किसी को अपने घर में नौकरानी तो नहीं रख सकती थी। और इसीलिए एक दिन मेरी एक सहेली को जब मैंने अपनी ये परेशानी बताई कि मुझे किसी नौकरानी की ज़रूरत है, तो वो दूसरे ही दिन एक औरत को लेकर मेरे घर चली आई। दरअसल मैं प्रेग्नेंट थी और मुझसे घर का काम नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने भी आराम को कहा था और यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर में कोई औरत होती तो बात ही अलग थी, लेकिन घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर ही रहते थे। मेरे पति 2 महीने पहले ही परदेस वापस लौट गए थे। मेरी दोस्त कहने लगी कि ये सरिता है और बहुत मेहनत से काम करती है, तुम्हें इसका काम पसंद आएगा। मुझे अपनी दोस्त की बात पर भरोसा था कि वो मेरे लिए किसी सही औरत को ही लेकर आई होगी। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे सरिता को अपने घर पर काम के लिए रख लिया। मेरे देवर ने इस बात पर खूब विरोध किया और कहने लगा कि भाभी, आप सारा दिन घर में अकेली होती हैं। मैं सुबह होते ही यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ और फिर शाम को ही घर आता हूँ। आप कैसे एक अनजान औरत के साथ सारा दिन गुजारेंगी? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने अपने देवर करण को ये कहकर समझा दिया कि मैं इस औरत को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम परेशान ना हो। सच कहूँ तो मुझे अपने देवर पर बड़ा ही गुस्सा आया था। खुद तो हिलकर पानी भी नहीं पीता था और काम वाली रखने पर इतना हंगामा खड़ा कर रहा था। मेरी बात सुनकर भी उसे तसल्ली न हुई। वो कहने लगा कि आपको नहीं मालूम ये औरतें किस तरह के काम करती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चोरी भी कर जाएंगी। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या परेशानी थी, वो तो सुबह का गया शाम को घर आता था। उसे सारा काम किया हुआ मिल जाता। मैं उल्टियों के साथ सारा दिन घर के काम भी करती और अकेले परेशान भी होती। दूसरे ही दिन से सरिता ने घर आना शुरू कर दिया। 45 साल के करीब की औरत थी, लेकिन काफ़ी जवान लगती थी। अभी जैसे मैंने उसने काम शुरू किया, मुझे यकीन हो गया कि मेरी दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा था। सरिता काम काज में बहुत माहिर थी। आते ही सफाई करती, खाना बना देती और झटपट मेरे कपड़े भी धो देती। उसके लिए तो काम मिनटों का खेल था। उसके हाथों की फुर्ती देखकर मैं हैरान हो जाती। मैं उसे जो भी काम कहा करती वो इनकार न करती और बहुत सफाई सुथराई से सारे काम काज करती। 2 दिन गुजरे थे कि मैंने उससे अपने कुछ कपड़े हाथ से धुलवाने के लिए दिए। उसने बड़े साफ़ सुथरे कपड़े धोए। वो छत पर जाकर रस्सी पर सूखने के लिए डाल आई और मैं खुश थी कि मेरा सारा काम बहुत आसानी से हो रहा था। मेरे देवर ये सब देखकर खामोश हो गया था। सरिता मुझसे बातें भी करती थी और मैं उससे अपना दिल का बोझ भी हल्का कर लेती। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। सारा दिन चुपचाप घर में पड़ी रहती। सरिता के आने से मुझे कोई बातचीत करने वाला मिला तो मैं उसे दिल की हर बात करने लगी। सरिता जाने से पहले रस्सी से मेरे कपड़े उतार कर ले आई और ख़ुद ही जल्दी जल्दी उन्हें तह करके अलमारी में भी रख दिया। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से मुझे दुआएं देने लगी। मुझे उस औरत पर बड़ा तरस आया था। पता नहीं किस मजबूरी में इतना काम कर रही थी, वो भी उम्र के इस हिस्से में। ऐसे ही उसे आते 4 दिन गुजर गए। शाम को मुझे मोहल्ले में सत्संग में भी जाना था, इसलिए मैंने अपना सफ़ेद रंग का सूट निकाला ताकि उसे इस्त्री भी करवा लूँ। मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे नए सूट पर लाल रंग का निशान लगा हुआ था। ये धब्बा इससे पहले तो सूट पर नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने सरिता को आवाज़ लगाई तो वह झाड़ू हाथ में पकड़े चली आई। कहने लगी कि मैम साहब, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आप इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही हैं। मैं तो घबरा ही गई कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कि सरिता देखो तो, अभी उसी दिन तो मैंने तुम्हें नया सूट धोने के लिए दिया था, अब अलमारी से निकाला है तो इस पर ये इतना बड़ा लाल रंग का निशान लगा है और वो भी दामन पर। समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे लग गया। सरिता ने मेरे हाथ से सूट लेकर देखा और कंधे उचका दिए। कहने लगी, पता नहीं, जब मैंने धोया था उस समय तो ये निशान नहीं था, अभी ये कैसे लगा है मुझे नहीं मालूम। मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद था और मेरे पास ज़्यादातर कपड़े इसी रंग के थे। मैंने परेशानी से अपने सूट को देखा, जो ना सिर्फ बहुत महंगा था बल्कि मेरा फेवरेट भी था। सरिता ने मेरी परेशानी को देखा तो उसने मेरे हाथ से सूट को ले लिया और उसे 2-3 बार और धोने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसा रंग था कि निकला ही नहीं। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैंने उस सूट के साथ का पजामा और दुपट्टा निकाल कर सरिता को दिया और कहा कि अब ये तुम ही रख लो, मैं इसका क्या करूँगी। वैसे भी सरिता जब से मेरे घर आ रही थी वो एक ही जोड़े में थी, उसके पास शायद ढंग के कपड़े नहीं थे। मैंने अलमारी से दूसरा सफ़ेद सूट निकाल कर उसे इस्त्री करने के लिए दे दिया।
सरिता बेचारी परेशान हो गई और खामोशी से मेरा सूट रख लिया। उसे शायद खुद को भी समझ नहीं आया था कि धब्बा कैसे लगा। कई बार उसने उलट-पलट कर इस धब्बे को देखा। बात आई गई हो गई। मेरा सूट लेकर सरिता अपने घर चली गई। करण को भी मैंने ये बात बताई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। लेकिन फिर उसकी छुट्टी वाला दिन आया। वो घर पर था। सारा दिन सरिता के पीछे-पीछे घूमता रहा। उसे अजीब-अजीब तरह के काम बताता, कभी कुछ, कभी कुछ। मैं तो बस करण को देख रही थी। पता नहीं उसे सरिता से क्या दुश्मनी हो गई थी। रात को सरिता के जाने के बाद मैंने करण से पूछ ही लिया, तुम्हें कोई परेशानी है? क्यों सरिता की जान के पीछे पड़े हो? वो कहने लगा कि भाभी, आपको नहीं पता ये औरतें किस तरह की होती हैं। आप जैसी भोली भाली औरतों को यूं बेवकूफ़ बना जाती हैं। आप भोली भाली शक्ल दिखाकर ये न सिर्फ आपको लूटेगी बल्कि हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं करण के दिमाग में ऐसी कौन सी बात बैठी हुई थी जो उसे सरिता में इतनी बुराई नज़र आ रही थी। मैंने शुक्र अदा किया कि अगले दिन अपनी यूनिवर्सिटी चलना था उसे, वरना सारा दिन फिर वो सरिता की जान का दुश्मन बना रहता। 4 दिन बाद मैंने फिर सरिता को कुछ जोड़े हाथ से धोने के लिए दिए और उसने बड़ी अच्छी तरह से मेरे सामने ही उन कपड़ों को धोकर जाकर रस्सी पर छत पर फैला दिया। मुझे तो सीढ़ियाँ चढ़ना मना था, इसलिए सरिता खुद ही छत पर जाती थी, कपड़े फैलाती और फिर सूखने के बाद उतार कर भी ले आती। घर के कामों में से छुट्टी होती तो वह मेरे पैरों पर तेल की मालिश भी करती, मेरा सर भी दबा देती। मुझे उससे कभी कोई काम कहना नहीं पड़ता था। वो मेरे कहने से पहले ही सारे काम कर दिया करती थी और मैं इसलिए अपनी खुशी से उसे महीने के 8,000 रुपये दे रही थी। वो सुबह से शाम तक मेरे पास ही रहती थी। इस बार भी वो कपड़े सूखने के बाद उन्हें खुद से तह करके मेरी अलमारी में रख कर चली गई थी। संयोगवश ऐसा हुआ कि कई दिन तक मुझे कपड़े निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं सिर्फ नए कपड़े ही हाथ से धुलवाया करती और वो नए कपड़े बहुत कम इस्तेमाल में आते थे। एक हफ्ते बाद मेरे भाई के घर में भतीजे के जन्मदिन की दावत आई, तो मैंने उससे कहा कि मेरा वाइट कलर रंग का चिकन कॉटन का सूट निकाल कर उसे इस्त्री कर दे। लेकिन जैसे ही उसने सूट निकाला तो उसके दामन पर भी वो लाल रंग का निशान लग गया था। इस बार तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि सरिता, ये क्या है? मैं जब भी तुमसे हाथ से कपड़े धुलवाती हूँ मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तुम ऐसा क्या लगाती हो कि ये दामन पर लाल रंग का निशान आ जाता है और फिर जाता भी नहीं। देखो तो कितना महंगा सूट था, ये भी ख़राब हो गया। सरिता एकदम घबरा कर रोने लगी और कहने लगी, यकीन करें मैम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपके सामने ही कपड़े धोती हूँ और फिर सुखाने के लिए छत पर डाल आती हूँ। मैंने तो उतारते समय भी ऐसा कोई धब्बा नहीं देखा था। मुझे नहीं मालूम ये कैसे लगा। वो बेचारी हद से ज़्यादा परेशान हो गई। मैं भी चुप हो गई। वो मेरे इतने काम करती थी, मैं उसे रुलाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं इस बार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ये दूसरी बार मेरा इतना महंगा सूट ख़राब हो गया था। उसने कोई दूसरा सूट निकाल कर इस्त्री कर दिया। सरिता के जाने के बाद मैं भाई के घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो मुझे मेरी सोने का चेन और लॉकेट ही नहीं मिल रहा था। मैंने सारी अलमारी छान डाली, सामने ही तो वो बॉक्स में रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने सर पकड़ लिया। इतनी देर हो रही थी कि मैंने दूसरा सेट पहना और दावत के लिए निकल गई। सोचा था कि बाद में सुकून से ढूंढ लूँगी, शायद मैं ही कहीं रख कर भूल गई थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में अपना सूट चलता रहा। मुझे उस सूट के ख़राब होने का बड़ा दुख था। वो सूट जाने से पहले मेरे पति ने मुझे तोहफे में दिया था और ये सूट भी मैंने सरिता को ही दे दिया। मैं जन्मदिन की दावत से वापस आई तो मेरे देवर ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। कहने लगा, क्या बात है भाभी, आजकल आप सफ़ेद रंग के कपड़ों में नज़र नहीं आ रही हैं, वरना तो जब से शादी होकर आई थी हर वक्त सफ़ेद रंग का सूट पहन के रखती थी। उसकी बात पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और ना चाहते हुए भी मैंने उसे बताया कि मेरे कपड़ों पर पता नहीं कैसे लाल रंग का निशान लग जाता है। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही घबरा गया और कहने लगा कि ये तो बहुत ही परेशानी की बात है। ऐसा तो नहीं कि आपकी नौकरानी ने कुछ जादू टोना करवा दिया हो। ऐसी औरतें ऐसा करके भी घरों को लूटती हैं। करण की बात से मेरा दिल भी घबरा गया। मैंने गुस्से में कहा कि तुम ऐसे ही बात करते हो, उस बेचारी के पीछे ही पड़ गए हो। करण ने कंधे उचका दिए और कहने लगा, आपकी मर्जी। लगता है जब तक आप नुकसान नहीं उठाएंगी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा और ना ही आपको ऐसे लोगों की सच्चाई का पता चलेगा। करण की बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। अचानक ही मुझे चैन लॉकेट का ख्याल भी आ गया। मैं बिना कुछ कहे कमरे में आई और सारी अलमारी इधर उधर कर दी, लेकिन मेरा चैन लॉकेट नहीं मिला। तो बार बार दिल में यही ख्याल आने लगा कि कहीं करण ठीक तो नहीं कह रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैं सरिता को इतने दिनों में अच्छी तरह जान गई थी। वो तो बिना पूछे पानी तक नहीं पीती थी। मेरी चीज़ को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात थी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ
कि अगले दिन सरिता काम पर नहीं आई। मेरे दिल में अब और शक बढ़ने लगा। मैं आधे दिन उसका इंतज़ार करती रही, फिर जैसे तैसे मैंने खुद ही घर का काम कर लिया। मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो रही थी। दूसरे दिन भी सरिता काम पर नहीं आई तो मुझे चिंता हुई। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया तो उसने मुझे सरिता का पता दे दिया और बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर नहीं आ रही है। दरअसल मेरी दोस्त के घर जो काम वाली आती थी वो सरिता की पड़ोसन थी, इसलिए मेरी दोस्त को सरिता के बारे में इतना सब पता था। उसकी बीमारी का सुनकर मैंने सोचा कि उसकी खैर खबर ले लेती हूँ और इसी बहाने उससे सोने की चैन लॉकेट के बारे में से मैं भी पूछ लूँगी। आखिर सोने की चीज़ थी, दिल मेरा भी परेशान हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि उसे कुछ पैसे भी दे आऊँगी ताकि वो दवा ख़रीद सके। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैंने उसे चोरी करते नहीं देखा था, इसलिए मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि लॉकेट उसने चुराया होगा। मुझे यही लग रहा था कि मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ। मैंने तैयार होकर जैसे अलमारी से अपना पर्स निकाला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसमें से पूरे 5,000 कम थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने 5,000 इस पर्स में रखे थे, लेकिन पैसे वहाँ नहीं थे। आखिर इतने पैसे कहाँ गए थे? मेरा माथा ठनका। क्या वाकई करण ठीक कह रहा था? मैंने बिना सोचे समझे सरिता पर भरोसा कर लिया था और अब मुझे जाकर उससे सीधी तरह से सवाल जवाब करना चाहिए। मैंने रास्ते से कुछ फल खरीदे और सारा रास्ता ये सोचती रही कि मैंने सरिता को अपने 3-4 नए सूट दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों पुराने कपड़ों में आती है। सोने का चेन लॉकेट उसने कब निकाला और पर्स से पैसे कैसे लिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सोचते हुए फल लेकर मैं उसके घर में दाखिल हुई तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी जान निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये कैसे मुमकिन था? सरिता के 3 जवान बेटे मेरे सामने मौजूद थे, पर वो तीनों ही अपाहिज थे। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सरिता उनके पैरों के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक प्लेट में थोड़ा सा खाना था और वो बारी बारी उन बेटों को खाना खिला रही थी। पर जिस बात मुझे हैरत में डाल दिया था वो उसके बेटों के कपड़े थे। वो तीनों ही लेडीज़ सूट पहने थे। मुझे यकीन नहीं आया था कि वो तीनों आदमी होकर औरतों वाले कपड़े पहने हुए थे। मुझे देखकर सरिता हैरत से खड़ी हो गई और कहने लगी, मैम साहब, मुझे माफ़ कर देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही मेरे तीनों बेटों की, बस इसीलिए मैं काम पर ना आ सकी। मैंने फलों की थैली उसके हाथ में पकड़ाई और उससे पूछा कि तुमने ये औरतों वाले कपड़े अपने बेटों को क्यों पहना रखे हैं? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, कपड़े बनाने के पैसे नहीं हैं। मेरे तीनों बेटे बीमारी की वजह से बहुत दुबले पतले और कमज़ोर हैं। आप लंबी चौड़ी हैं, प्रेग्नेंट होने की वजह से शरीर भी फैल गया है, इसलिए आपके सूट मेरे बेटों को सही आ गए। मैंने इन्हें पहना दिए। तीनों जन्म से ही अपाहिज हैं और इसी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। बस जब से ही मैं लोगों के घरों का काम काज करके गुजारा कर रही हूँ। सरिता के घर की हालत काफ़ी ख़राब थे और तीनों जवान बेटों को इस तरह अपाहिज देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैं खुद भी प्रेग्नेंट थी और जानती थी अगर बच्चा इस तरह का पैदा हो तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। मैंने सरिता के हाथ पर पैसे रखे और उससे किसी तरह का कोई सवाल जवाब न किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो औरत मेरे पर्स से पैसा चुरा सकती है, जिसने अपने बेटों के तन पर मजबूरी की वजह से औरतों वाले कपड़े पहना रखे थे। अगर वो चोर होती तो कम से कम उसकी हालत बेहतर होती। कुछ देर उसके साथ गुजार कर मैं खामोशी से घर वापस लौट आई। तो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे कमरे के अंदर का मंज़र मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। मेरा देवर मेरी अलमारी में घुसा हुआ था। उसके हाथ में मेरे सोने की अंगूठी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इस अंगूठी को ही चुराने के लिए आया था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर कहने लगा कि भाभी, आप डॉक्टर के पास से इतनी जल्दी कैसे आ गईं? उसे मालूम नहीं था कि मैं सरिता के घर गई थी। वो यही समझा था कि मैं अस्पताल गई हूँ और अस्पताल में मुझे हमेशा समय लग जाता था। मैंने गुस्से में पूछा कि मेरे 5,000 कहाँ हैं, 5,000 रुपये कहाँ हैं और मेरे सोने की चैन लॉकेट का तुमने क्या किया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब चीज़ें तुमने ही ली हैं और ये अंगूठी भी तुमने चोरी की नीयत से ही पकड़ी हुई है। बताओ, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? मेरा गुस्सा देख कर करण के होश उड़ गए और वो हकलाते हुए कहने लगा कि मुझे शर्त लगाने की आदत है और मैं अक्सर ही यूनिवर्सिटी में शर्त हार जाता था और फिर शर्त के पैसे देने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ उठानी पड़ती है। मगर मुझे डर था कि आप कोई बात पता चलेगी तो आप भाई से मेरी शिकायत कर देंगी, इसलिए मैंने सरिता के ख़िलाफ़ आपके दिल में शक डाल दिया और ख़ुद ही आपके कपड़ों पर मौका देकर लाल रंग लगा देता था।
ताकि आपको ये लगे कि सरिता कुछ उल्टा सीधा करती है। पहले सोचा कि जब आपकी चीज़ें गायब होंगी और आपको पता चलेगा तो आप यही समझेंगी कि ये सब सरिता ने किया है। ये कहकर उसने सर झुका लिया। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा पढ़ा लिखा देवर इस तरह की घटिया हरकत करता था और वो एक गरीब औरत को फंसा रहा था। मेरे सूटों पर जो लाल रंग के निशान थे वो सरिता की गलती से नहीं बल्कि करण की बेईमान नीयत की वजह से थे। मेरे पति परदेश में रहकर करण को अलग से पॉकेट मनी भिजवाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे चोरी की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि वो गलत संगत में पड़ गया था। मैंने करण के हाथ से अपनी अंगूठी छीनी और गुस्से में कहा कि आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, वरना मैं सच में तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी और ये शर्त लगाना भी ठीक नहीं है, इसलिए इस हरकत से भी दूर रहो। वो डर के मारे कमरे से निकल गया था और मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं बिना सोचे समझे सरिता पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती और आज उसके घर न जाती तो सच कभी मेरे सामने ना आता। वो बेचारी तो पहले ही हालात से मजबूर थी। चोरी का इल्ज़ाम लगने के बाद शायद जीते जी मर जाती। उस दिन के बाद से मैंने सरिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो मेरे लिए घर का सदस्य बन गई थी। मेरा बच्चा पैदा होने तक उसने बड़ों की तरह मेरे सर पर हाथ रखा और हर अच्छा बुरा मुझे समझाया। भगवान की कृपा से मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटी को जन्म दिया और मैं भगवान की एहसानमंद हूँ कि जिसने मुझे खूबसूरत सी बेटी दी। सरिता भी मेरी बेटी को गोद में लेकर खिल उठी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि न जाने क्यों हम लोग इतने घमंड में चूर हो चुके हैं कि अपने घर काम करने वाले लोगों को की इज्जत भी नहीं करते, उनकी गरीबी और मजबूरी का ख्याल नहीं करते और बस उन्हें गंधों की तरह उनसे काम लेना चाहते हैं। और करण जैसे लोग अपने गुनाहों को ऐसे ही मजबूर और लाचार लोगों के सिर पर डालकर खुद मज़े से रहते हैं और ये लोग हमेशा दूसरों के गुनाहों का बोझ भी उठाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने घर काम करने वाले लोगों का ख्याल रखें, उनकी मजबूरियों का एहसास करें और बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं। सरिता जैसे लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं जो अपनी मजबूरियों से लड़ते हुए सारा दिन दूसरों के घरों में काम करते हैं और फिर घर लौटने के बाद अपने घर के भी काम करते हैं। मैंने कभी सरिता को शिकायत करते नहीं देखा और ना ही उसे कभी भगवान से कोई शिकायत रही। उसकी यही बात उसे दूसरों से अलग बनाया करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।